ऑर्डर 9 रूल 1, क्या लिखा है? टाइटल बताओ। पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन्वय नियत है। ध्यान रखिए, वादी वाद पत्र प्रस्तुत होते समय न्यायालय में उपस्थित हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है, तो एडवोकेट फाइल कर देगा, है ना? ठीक है। इसके बाद प्रतिवादी के नाम समन निकाले जाएंगे, है ना? जब प्रतिवादी की हाजिरी के लिए समन में डेट फिक्स कर दी गई है कि इतनी तारीख को प्रतिवादी हाजिर होगा, उस दिन अकेला प्रतिवादी हाजिर होगा। रूल 1 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स। समन में प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए जो दिनांक निश्चित किया गया है, उस दिनांक को अकेला प्रतिवादी नहीं, दोनों पक्षकार हाजिर होंगे। लिखा है ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द पार्टीज, दोनों shall be in attendance at the court house in person, व्यक्तिगत रूप से। तो पक्षकारों की उपस्थिति के लिए जो समन में दिन निश्चित किया गया है, पक्षकार उस दिन हाजिर होंगे, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से, और तब मामला सुना जाएगा, और नहीं सुना जाता तो एडजर्न कर दिया, यही लिखा है। अब आपको मैंने बताया हो पहले भी कि आपने दावा पेश कर दिया, ठीक है, दावा आपका न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का फॉलो करेंगे कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध हम कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर तो दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर देने के लिए उसे बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा कि नहीं? तो बुलाने के लिए क्या करेंगे? समन भेजेंगे, ठीक है ना? अब समन तब जाएंगे जब प्लेंटिव प्रोसेस फीस जमा कर देगा। फ्री में तो जम जाते नहीं है समन। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिविल में फ्री में कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़े, प्लेंटिव को क्या करना होगा, उसे तलवाना या प्रोसेस फीस बोलते हैं, आह्वान शुल्क, वो जमा करना पड़ेगा। जब तक वो तलवाना, तलब माने, तलब शब्द है उर्दू का, तलवाना नहीं है, तलबाना। तलब माने इच्छा करना, इच्छा होना, है ना, किसी व्यक्ति की इच्छा होना। तो न्यायालय की इच्छा है कि प्रतिवादी हाजिर हो, तो तलब करे उसे, तलब करेंगे तो तलब करने के लिए जाएगा समन, ठीक है। समन फ्री में थोड़ी जाएगा। वादी क्या करेगा, प्लेंटिफ क्या करेगा, समन के खर्चे न्यायालय में जमा करेगा। न्यायालय उसे समय देंगे 7 दिन का कि भाई आपका दावा सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया, प्रतिवादी को समन जारी हो, लेकिन वादी के आह्वान शुल्क जमा करने पर ही समन जारी किए जाएंगे। तो उसमें यह भी लिखा होगा कि प्रतिवादी 7 दिन के अंदर अंदर तलवाना, प्रोसेस फीस, आह्वान शुल्क जमा करें। ऑर्डर शीट में मेंशन होता है कि प्रतिवादी को 7 दिन का समय दिया जाता है कि वो आह्वान शुल्क जमा करे। अब प्रतिवादी तो समन निकले नहीं, क्यों नहीं निकले? क्योंकि वादी ने प्रोसेस फीस ही जमा नहीं करी। तो क्या करें? पढ़ो क्या लिखा है रूल 2 में। पहली लाइन, पहले 2 शब्द पढ़ो रूल 2 के।
अगर आपने प्रोसेस फीस जमा नहीं की, सिविल में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तो तुम्हें भी मालूम है। तो अगर प्रतिवादी को बुलाएंगे, समन्स इशू कराएंगे, तो उसका खर्चा कौन देगा? प्लेंटिफ, है ना। और प्लेंटिफ ने वो जमा नहीं किया, क्या करें? दावा खारिज कर दें। पढ़ो क्या लिखा है। वेयर ऑन द डे सो फिक्स इट इज फाउंड दैट समन्स हैज नॉट। अब क्या होता है, ऑर्डर शीट जो लिखी जाती है, पूरी ऑर्डर शीट तो जो सही तरीके से लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी कि वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, वाद पत्र का परिशीलन किया गया, परिशीलन के उपरांत न्यायालय का मत है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता है। ठीक है। अतः प्रतिवादी को सुनने हेतु एवं उसे न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु समन जारी किए जाएं और आह्वान शुल्क वादी के द्वारा 7 दिन के अंदर जमा किया जाए। ठीक है। अब वो 7 दिन का जो टाइम मिला था तुम्हें, तुमने प्रोसेस फीस जमा नहीं की, आप प्लेंटिफ है। 7 दिन बाद जब वो अगली तारीख पर सुनवाई में आएगा, तो न्यायालय का पहला प्रश्न ये होगा कि समन तामील हुए क्या? प्रतिवादी नहीं आया, उन्हें नहीं समन तामील हो गए? नहीं साहब, समन तामील नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बोले साहब वादी ने प्रोसेस फीस ही जमा नहीं करी, प्लेंटिफ ने तलवा नहीं जमा नहीं किया। देन व्हाट टू डू? सूट शैल लायबल टू बी डिसमिस्ड। तो लिखा है वेयर ऑन द डे सो फिक्स इट इज फाउंड दैट समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fees or postal charges। ठीक है। चलो, if any, यदि कोई हो chargeable for such service or failure to present copies of the plaint as required by rule 9 of order 7, the court may make an order that the suit be dismissed। तलवाना जमा नहीं किया या कोर्ट फीस जमा नहीं की, तो सूट आपका डिसमिस। लेकिन प्रतिवादी को पता लग गया कि दावा पेश हो गया है, और जो हियरिंग के लिए अगली डेट फिक्स की गई थी, उस डेट को प्रतिवादी हाजिर हो गया। हालांकि समन उसके खिलाफ जारी नहीं हुए थे, तलवाना भी जमा नहीं हुआ था, प्रोसेस फीस भी जमा नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिवादी को पता लग गया कि दावा पेश हो गया है और सुनवाई के लिए इतनी तारीख नियत कर दी गई है। प्रतिवादी उस तारीख पर बिना समन के ही न्यायालय में हाजिर हो जाता है, क्योंकि सूट डिसमिस कर सकते हैं। क्या लिखा है प्रोविजो में, पढ़ लो। राइट। और रूल 3, अब अगली हियरिंग जो थी उसको दोनों पक्षकार हाजिर नहीं हुए, प्लेंटिफ भी नहीं है और डिफेंडेंट भी नहीं है। क्या करें? उनको डिसमिस करते हैं, हैं? यही लिखा है क्या 3 में? हाँ भाई 3 हो गया। 4 क्या टाइटल बताओ। वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल कर प्रत्यावर्तित कर सकेगा। ठीक है। सूट अगर पिछले रूल में डिसमिस हो गया, किस कारण से? दोनों अपीयर नहीं हुए, है ना। अच्छा ये बताओ, दोनों अपीयर नहीं हुए तो सूट डिसमिस क्यों हो गया? ये चलो एक क्वेश्चन तुमसे सरल सा पूछते हैं, वादी हाजिर नहीं हुआ तो क्या होगा? सूट डिसमिस हो जाएगा। इसी बात के लिए सोच रहे हो, सूट डिसमिस हो जाएगा। प्रतिवादी हाजिर हो ना हो उससे क्या लेना देना अपन को? प्रतिवादी हाजिर हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वादी हाजिर नहीं है, मेन कौन है? वादी। वो खुद ही हाजिर नहीं है, दावा पेश करने के बाद भी। जब तुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं है,
हम सुने काय को, हम क्यों सुने तुम्हारी बात जब तुम्हें इतना इंटरेस्ट ही नहीं है सूट को प्रोसाइड करने में, तो हम तुम्हारा सूट सुने का इसलिए। रूल 3 यही बात कर रहा है, ठीक है। रूल 4 क्या करेगा प्लेंटिव, अगर पिछले रूल में सूट डिसमिस हो गया तो नया सूट ला सकता है या उसी सूट को आवेदन देकर रिस्टोर करा सकता है। फिर से सूट नंबर पे आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3 द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट। अब थोड़ा सा समझ लो यार, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है बात। समझाओ समझाओ। मान लो वो फ्रेश सूट लेकर आ रहा है और फ्रेश सूट की लिमिटेशन निकल गई है, क्या ला सकता है? इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। इज दैट क्लियर? क्यों लिखा है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन? क्योंकि फ्रेश, देखो पिछले सूट को रिस्टोर कराओगे तब तो लिमिटेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन अगर फ्रेश सूट लाओगे और वो टाइम बार्ड है क्योंकि उतने दिन में लिमिटेशन खत्म हो गई, फ्रेश सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, तो बेहतर क्या है, हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन, है ना। क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन में ब्रिंग अ फ्रेश सूट और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल। जो कोर्ट ने हमारे सूट को डिसमिस करने का ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को समाप्त कराने के लिए हम आवेदन दे सकते हैं, है ना। एक वकीलों की भाषा है कि दावा अदम पैरवी में खारिज हो गया, यही होता है। वकील भाषा में बात करते हैं, जज बन जाओगे तुम्हें बोलने पड़ेगी। हाँ, तुम चाहे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, न्यायालय की भाषा तो हिंदी है ना, हिंदी में भी उर्दू शब्द हैं, तो वो क्या हुआ कि अदम पैरवी में खारिज हो गया। अब तुम नए नए पहुँचे अंग्रेजी ढूंढ रहे, अदम पैरवी क्या होता है। हाँ, तो अदम पैरवी मतलब यही ड्यूरिंग हियरिंग, है ना, दौरान सुनवाई दावा खारिज, ठीक है। तो क्या करेगा वो, there was a and if he satisfies the court that there was sufficient cause for such failure as is referred to in rule 2 or for his non appearance, कोई अच्छा कारण बता दे कि वो गैर हाजिर क्यों रहा, ठीक है, और न्यायालय उसके द्वारा बताए हुए कारणों से संतुष्ट है, क्या करेंगे कोर्ट, द कोर्ट शैल वर्ड का यूज है, मे नहीं है, मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिसमिसल, और न्यायालय ने दावा खारिज करने का जो आदेश पारित किया है उस आदेश को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द, और बाद में आगे कार्रवाई के लिए अगली तारीख निश्चित कर दी। इज दैट क्लियर? चलो 5 पढ़ो। डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन। अब क्या हुआ कि एक बार हमने तलवाना दे दिया, समन जारी हो गए, समन लौट आए बिना तामील के, है बिना तामील के, उसमें कारण लिख के आ गया, वो साहब पता गलत है, एड्रेस गलत है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो अनसर्व्ड वर्ड का यूज किया गया है, बिना तामील हुए ही समन न्यायालय के पास वापस आ गए। तब 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन समन वापस आए हैं उससे 7 दिन के अंदर अंदर
वादी फिर से तलबाना जमा करेगा और अप्लाई करेगा कि साहब समन दोबारा जारी, फ्रेश समन्स दोबारा इशू। क्या लिखा है? वेयर आफ्टर अ समन्स हैज़ बीन इशूड टू द डिफेंडेंट और टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स। कई प्रतिवादियों में से एक पे तामील हो गई, एक पे हो गई, हम उसे तामील मान लें, फिर हम उसका सूट डिसमिस नहीं। मान लो 4 प्रतिवादी थे, चारों के खिलाफ समन निकले, एक पे तामील हो गया, 3 पे नहीं हुआ, तामील मान ली, क्योंकि अब दावे को खारिज करने का कोई ग्राउंड नहीं। 3 नहीं मिले, 3 के तामील नहीं हो पाए, एक पे तो हुई, वो तो आए, वो तो जवाब दे, तो सूट को डिसमिस करने का कोई ग्राउंड तब कोर्ट के पास बचता ही नहीं है। तो क्या लिखा है? वेयर आफ्टर अ समन्स हैज़ बीन इशूड टू द डिफेंडेंट और टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स एंड रिटर्न्ड अनसर्व्ड, द प्लेंटिफ फेल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days from the date of the return made to the court by the return made to the court by the officer ordinarily certifying to the court returns made by the serving officers to apply for the issue of a fresh summons, the court shall make an order that the suit be dismissed as against such defendant unless the plaintiff has within the said period satisfied the court. अब क्या हुआ कि एक पे तामील हो गई, 3 पे नहीं हो पाई, तो उन 3 के लिए समन दोबारा जारी नहीं हो। एक पे तामील हो गई, 4 प्रतिवादी थे, एक पे तामील हो गई, 3 पे नहीं हो पाई, तो एक का तो ठीक है, वो तो हाजिर हो जाएगा, बाकी के 3 उन पे तो तामील हुई ही नहीं, तो उन 3 के लिए फिर दोबारा से समन्स निकाले जाएंगे। ठीक है। और क्या लिखा है? द सूट बी डिसमिस्ड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट। अब वो जो 3 थे जिन पे तामील नहीं हुई, और उनके लिए तुमने फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई नहीं किया, भाई 3 पे तामील नहीं हुई, एक पे हो गई, उन 3 के लिए फिर दोबारा अप्लाई करोगे कि नहीं कि साहब दोबारा समन जारी किए जाए? तुमने नहीं किया, तो उन 3 के लिए आपका सूट डिसमिस। तो सूट चलेगा किसके लिए? एक प्रतिवादी के लिए। इज दैट क्लियर? पढ़ लो। अब अगर वो 7 दिन के अंदर तलबाना बोलते हैं उसको, है ना, 7 दिन के अंदर तलबाना उसने जमा नहीं किया तो सूट उसका डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर वो न्यायालय का समाधान कर दे कि वो तलबाना जमा या तामील क्यों नहीं हो पाई, तो उसने लिखा ही हैज़ फेल्ड आफ्टर यूजिंग हिज बेस्ट एंडिवर्स टू डिस्कवर द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट हु हैज़ नॉट बीन। और जिन पे तामील नहीं हुई है, न्यायालय ने कहा कि ये एड्रेस तो गलत बताया तुमने, ये तो गलत, सही एड्रेस नहीं है, तो तुम एड्रेस सही पता करके बताओ क्या है। और वादी उस एड्रेस को पता नहीं लगा पाता है, फ्रेश एड्रेस उनका नहीं देता है, तो सूट शैल बी लायबल टू बी डिसमिस्ड। ठीक है। दूसरा क्या है? या वादी ये कह दे तो दावा अगर बचता है वो उससे होने से, खारिज होने से, तो वो ये साबित करे कि साहब प्रतिवादी एड्रेस तो सही है, यहीं रहता है, लेकिन वो समन लेने से मना कर रहा है, और देयर इज एनी अदर सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम। एक तो वो ये साबित कर दे कि साहब एड्रेस सही पता नहीं लग रहा है, सही एड्रेस उसका डिस्कवर नहीं हो पा रहा है, पहले इसी एड्रेस पर रहता था, अब नहीं पता वो कहाँ भाग गया है, कहाँ रह रहा है। दूसरा कि साहब उस पर तामील तो सही हुई है, एड्रेस भी उसका वही है, वहीं वो रहता है, लेकिन वो बदमाशी करता है, जानबूझ के जब तामील के लिए समझ जाते हैं तो भाग जाता है ना। या वो ये साबित कर दे, या तीसरा क्या साबित कर दे कि और कोई भी उसके पास पर्याप्त कारण है कि वो तलबाना जमा नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, फ्रेश समन्स इशू करने के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर पाया। अगर वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि समय को बढ़ा दिया जाए, 7 दिन के समय को बढ़ा दिया जाए, हमें समय और दिया जाए जिससे हम नए समन जारी करवा सकें, तब उसे क्या करना पड़ेगा?
in which case the court may extend the time for making such application for such period as it thinks। पर उसके बाद 7 दिन के बाद न्यायालय आपको समय दे सकते हैं, कितना, जितना न्यायालय को ठीक लगे। क्लियर। 2 in such case the plaintiff may subject to the law of limitation bring फ्रेश सूट भी ला सकता है। अब आइए रूल 6 पर, इसको पढ़ लीजिए, प्री का क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब बताओ, सुनो 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 सुनो, ऑर्डर शीट पे लिखा गया समन्स बी इशूड टू द डिफेंडेंट, plaintiff is directed to deposit the process fees within 7 days। ठीक है। अब अगली तारीख पे सुनवाई शुरू हुई, वादी हाजिर है, प्रतिवादी हाजिर नहीं है, क्या करोगे? पहले देखो प्रतिवादी हाजिर क्यों नहीं है। तो हाजिर क्यों नहीं है, तो पहला प्रश्न ये है कि क्या समन तामील हो गए उसके ऊपर? नहीं साहब, समन तामील नहीं हो पाए। जब समन तामील नहीं हुए तो वो अपीयर कैसे हो जाएगा? जब उसे सूचना ही नहीं है तो वो अपीयर कैसे हो सकता है? तो पढ़ो क्या लिखा है, वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। जब सुनवाई शुरू हुई तो वादी तो हाजिर था, प्रतिवादी हाजिर नहीं था। देन अब पढ़ो क्लॉज ए, व्हेन समन्स ड्यूली सर्व। ये साबित हो गया कि प्रतिवादी पे समन की तामील तो हो गई थी उचित समय में। एक बात ये भी है कि मुंबई में प्रतिवादी तामील हुई है, आज तारीख लगी है, कल लगी। इज इट पॉसिबल टू हिम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट? तो विद इन ड्यू टाइम में हो गई थी, उसके पास पर्याप्त समय था कि वो न्यायालय में हाजिर हो सकता था। तब देखें क्या लिखा है, व्हेन समन्स ड्यूली सर्व्ड, it is proved that the summons was duly served, the court may make an order that the suit shall be heard ex parte। ठीक है कि अगर समन तामील हो गए थे तो न्यायालय ऑर्डर शीट पे आदेश लिखे, आदेश का लिखे, वो सॉरी प्रोसेस लिखेगा कि दावा सॉरी प्रतिवादी पर समन की तामील हो गई है, प्रतिवादी को हाजिरी के लिए उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और तामील भी पर्याप्त समय में हो गई थी, परंतु प्रतिवादी फिर भी हाजिर नहीं है, अतः प्रतिवादी के बचाव के अधिकार को समाप्त करते हैं और मामला एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा। ये तो यहाँ लिखा है, एक पक्षी मतलब अकेले वादी को सुन के मामला डिसाइड करते हैं। एक पक्षी, एक पक्ष कौन है यहाँ भी? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट तो है ही नहीं है, तो एक्स पार्टी। लेकिन जितना आसानी से यहाँ लिखा है उतनी आसानी से एक्स पार्टी होता नहीं। 120 दिन तो डिफेंडेंट के पास वैसे ही है। ठीक है। और मज़ा ये है कि 2-3 तारीख तक तो कोर्ट टाइम देता है, 2-3 डेट्स हो जाएंगी, कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, एक 15 दिन की तारीख और लगाए देते हैं, शायद अब आ जाए। 15 दिन बाद भी नहीं आया, चलो और लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तारीख थी और प्रतिवादी की हाजिरी के लिए और समन तामील हो गए तो और वो आज हाजिर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी। आज ही मत कर देना, तुमने आज कहा एक्स पार्टी और अगली तारीख लगा दी 2 महीने बाद की कि 2 महीने बाद दावा एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा, उस दिन प्रतिवादी हाजिर हो गया। उसने कहा हम तो बीमार पड़े थे साहब हॉस्पिटल में, समन तामील हो गए थे, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन साहब पता ही नहीं, परिस्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर थी। तुमने लिखी थी जो ऑर्डर शीट की एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा, वो तो तुम्हें ऑर्डर शीट अपनी निरस्त करनी पड़ेगी, एक पक्षीय रूप से थोड़ी सुना जाएगा, प्रतिवादी हाजिर हो गया है। आ रही है बात समझ में? हाँ, बाबा मर गए थे, वो साहब तेरे ही भाई, अब आए वकील से बात करेंगे, जवाब दावा पेश करेंगे, तमाम बातें हैं। और कोर्ट कभी इन चीज़ों पे बहुत गहन एविडेंस नहीं लेते हैं, ये भी तुम्हें हम बता रहे हैं कि प्रतिवादी ने बहाना बनाया कि बीमार हो गए थे और तो लाओ पहले तुम हमें हॉस्पिटल के पर्चा पेश करो, डॉक्टर के पर्चा पेश करो और सब करो। यद्यपि अगर कोर्ट छेंट जाए, तुम छेंटोगे कोर्ट से
तो कोर्ट जरूर मांग लेगा, लेकिन चेटोगे नहीं साहब देख लो बीमारी थे साहब, झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, तो न्यायालय ने जो पिछली आदेशिका ऑर्डर शीट लिखी थी कि एक पक्षी रूप से सुना जाएगा, प्रतिवादी तो हाजिर हो गया, अब एक पक्षी कैसे सुन सकते हो? तो पिछली ऑर्डर शीट जो लिखी थी वो तो ख़त्म, अब नई ऑर्डर शीट फिर लिखी गई। ठीक है, ऐसा लिखते हैं कि प्रतिवादी आज दिनांक इतने इतने को उपस्थित, न्यायालय अपने पिछले आदेश को निरस्त करता है। वो मामला एक पक्षीय रूप से सुने जाने का जो आदेश था उसे निरस्त करते हुए प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने के लिए अनुमति दी जाती है। 15 दिन का समय दिया जाता है, दैट्स ऑल। अरे बस सुनिए, हाँ, क्योंकि अपन को मेरिट पर सुनना है, टेक्निकल ग्राउंड पे दावे सुने और खारिज नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना। टेक्निकल ग्राउंड तो इसलिए दिए गए कि अब कोई मट्ठर पर नहीं कर रहा हो प्रतिवादी तो हाजिर नहीं हो कभी भी, उसका बस चले तो कभी हाजिर नहीं होगा। प्रतिवादी को मालूम है बिना दावा नहीं चलेगा, वो कभी हाजिर नहीं होगा। जब वो कभी हाजिर नहीं होगा तो दावा कब चलेगा? उसके लिए ये प्रोसीजर बनाए गए हैं कि ऐसा भी नहीं कि वो हाजिर ही नहीं हो रहा है, समन तामील हो गए तो भी नहीं आ रहा है, उसे भी तो दंड मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो कोर्ट की प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है, इसलिए ये सब प्रोसीजर रखे गए हैं। तो ऐसा नहीं एक पक्षी रूप से सुना जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन पहली ही तारीख पे एक पक्षी रूप से सुनने का आदेश नहीं किया जाता जब तक सम्मन की तामील का समय नहीं निकल जाएगा, तब तक न्यायालय इंतजार करेंगे। अब 120 दिन भी निकल गए और वो फिर भी हाजिर नहीं, समन तामील हो गई, तो अब तो यार समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल ही मट्टर बना करने पर उतारू हो गया है, वो चाहते ही नहीं कि हमें सुना जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर समन उस पर पर्याप्त समय में तामील हो गए थे, देन क्या करें? तो न्यायालय एक पक्षीय रूप से वाद को सुनने के लिए अग्रसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब ये समझ में आया कि समन तामील नहीं हो पाए थे, वो हो तो गए थे, उचित समय में नहीं हो पाए थे, अर्थात प्रतिवादी के पास इतना समय नहीं मिला उसे कि वो आकर हाजिर होके जवाब दावा पेश कर सकता। देखा, इफ इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट द समन्स वाज ड्यूली सर्व्ड, उचित रूप से तामील हो गए थे, द कोर्ट शैल डायरेक्ट अ सेकंड समन्स टू बी इशूड एंड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। ठीक है, अगर तामील नहीं हुए थे, तीसरा क्लॉज कह रहा है कि तामील तो हो गए थे लेकिन उचित समय से। पढ़ो क्या लिखा है। क्या करेगा कोर्ट? आगे डेट फिक्स कर देगा और क्या करेगा? हाँ, और आगे डेट फिक्स कर देगा तो उसकी सूचना प्रतिवादी को नहीं देगा। प्रतिवादी को क्या पता कब की डेट लग गई, क्या लग गई, उसकी सूचना प्रतिवादी को दी जाएगी। 2, आगे बढ़ो। सब उन 2 में क्या लिखा है बताओ जरा, हमें समझ में नहीं आ रहा। पर्याप्त समय में तामील नहीं हुए थे और उसके पीछे गलती किसकी थी? प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ पे लगेगी कॉस्ट। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? हर्जाना। हर्जाना। पढ़ लिया? अब क्या हुआ कि आज डेट लगी थी, समन तामील हो गए थे, ठीक है, वो आज प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ, तामील हो गई थी, आज की डेट लगी थी, आज प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ। न्यायालय ने ऑर्डर शीट लिख दी कि मामला एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा। तो एक पक्षीय रूप से सुनने के लिए
फॉर द एक्स पार्टी हियरिंग उन्होंने मार्च की कोई डेट लगा दी, 20 मार्च 25 मार्च, उस दिन प्रतिवादी हाजिर हो गया, तब भी एक पक्षी रूप से सुना गया। पढ़ो क्या लिखा है। Where the court has adjourned the hearing of the suit, ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms as the court directs as to cost or otherwise, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for the appearance. क्लियर है? हैं? कॉस्ट वॉस्ट लगा दें उस पर क्या? आप मत लगाओ। हाँ, तुमने ऑर्डर शीट लिखी, आज की डेट फिक्स थी कि समन 6 फरवरी को वापस आ जाएंगे और 6 फरवरी सुनवाई के लिए दिन नियत किया जाता है। ठीक है, आज प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ, समन तामील हो गए थे तो और उचित समय में हो गए थे, प्रतिवादी के पास इतना समय था कि वो यात्रा करके तैयारी करके आ सकता था, वो नहीं आया। न्यायालय ने एक्स पार्टी सुनने के लिए ऑर्डर शीट लिख दी कि एक पक्षी रूप से सुना जाएगा, एक पक्षी में अकेले वादी को सुन के। ठीक है, उस दिन प्रतिवादी हाजिर हो गया तो और बोला साहब एक पक्षी रूप से सुनने का जो आपने आदेश किया था वो ख़त्म कर दो, तो तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि तुम आए, कोर्ट को लगता है कि उसका रीजन बिल्कुल ठीक है, हैं? तो आज उसको एक्स पार्टी ऑर्डर करने का जो अभी आलम बता रहे थे, एक्स पार्टी सुनने का जो ऑर्डर किया था कि एक पक्षी रूप से सुना जाएगा, उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर देंगे और उसे जवाब दावा पेश करने का अवसर देंगे, उसके बाद मेरिट पर सुनेंगे। कॉस्ट वॉस्ट भी लगा सकते हैं उसके ऊपर कि तुम गलत टाइम पे हाजिर नहीं हुए, तुम्हें समय दिया जाता है लेकिन तुम पे 100 रुपया कॉस्ट लगेगी, हैं? लगा सकते हैं। पढ़ लो रूल जरा। ऑर्डर 9 में से कम एक ओटी आएगा, कम से कम। पूरा टिप्स में होना चाहिए आपके। 7 हो गया है, 8 बताओ, कुछ पूछना बताना हो तो। नहीं, आगे बढ़ो। 8 अब आज की तारीख लगी थी कि समन इतने दिन में लौटे आए और प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए 6 फरवरी नियत की जाती है। 6 फरवरी को प्रतिवादी हाजिर हो गया, वादी गायब है, उसका एडवोकेट भी नहीं है। व्हाट टू डू नेक्स्ट? दावा खारिज करना है। पढ़ लो। और मान लो प्रतिवादी आज हाजिर हुआ, वादी हाजिर नहीं हुआ और प्रतिवादी ने कहा कि साहब वादी का दावा हमें स्वीकार है, दावा खारिज करूँगा, डिसमिस कर दो सूट। जबकि प्रतिवादी हाजिर, भले पर वादी हाजिर नहीं है लेकिन प्रतिवादी हाजिर होकर वादी के दावे को स्वीकार कर रहा है। जब स्वीकार ही कर रहा है तो वादी की उपस्थिति की क्या ज़रूरत है? वादी की उपस्थिति की ज़रूरत तब है प्रतिवादी जब वादी के दावे से इनकार करे। जब वो स्वीकार ही कर रहा है, हाँ तब वादी का दावा बिल्कुल ठीक है, हमें स्वीकार है ना, तो फिर कायगा, फिर डिसमिस काय को करने सूट हम। तो क्या लिखा है? Where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order
that the suit be dismissed unless जब तक कि the defendant admits the claim or part thereof, या तो पूरा क्लेम एडमिट कर लेता है या उसके किसी भाग को। पढ़ो क्या लिखा है। तो जितना दावा तुमने स्वीकार कर लिया है उतने के लिए तुम जजमेंट दे सकते हैं, डिक्री बना सकते हैं। जितना तुमने स्वीकार कर लिया, दावा हमारा 20 लाख का था, तुमने 15 स्वीकार कर लिए, भले हम हाजिर नहीं थे, 15 स्वीकार कर लिए, तो अब 15 पर तो कोई विवाद है ही नहीं ना, तो 15 के लिए तो तुरंत डिक्री बनाई जा सकती है, जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है ना। चलो पढ़ो। तो जितना एडमिट हो गया उतने के लिए जजमेंट पास कर देंगे, और जो डिनाइड है उसके लिए सूट को डिसमिस कर दिया। 5 लाख के लिए सूट डिसमिस, 15 के लिए डिग्री, है ना। 20 लाख का सूट था, डिफेंडेंट ने 15 एडमिट कर लिए इस रूल में, तो 15 के लिए डिग्री, 5 के लिए दावा खारिज, सूट बी डिसमिस्ड। ठीक है, लिखा है शैल डिसमिस द सूट सो फार एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर, बचे हुए के लिए वो दावा खारिज कर दिया जाएगा। चलिए हाँ, तो दावा कितने के लिए डिग्री हुआ? 15 के लिए। 5 के लिए क्या हुआ? खारिज हो गया। तो उस 5 के लिए क्या वादी नया सूट ला सकता है? पढ़ो क्या लिखा है। डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स 5 लाख के लिए जो दावा खारिज हो गया है, अब उसके ऊपर कोई फ्रेश सूट नहीं आएगा। तो वादी के पास क्या रेमेडी है, क्या उपचार है? हाँ, जो दावा खारिज 5 लाख के लिए दावा खारिज करने का जो आदेश हुआ है, उस आदेश को समाप्त कराने के लिए वादी आवेदन ला सकता है, ये कहते हुए कि उस तारीख को वो क्यों हाजिर नहीं। और न्यायालय यदि संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ उसने जो कारण दिया है वो जेन्युइन है, तो फिर न्यायालय जो 5 लाख के लिए खारिजी का आदेश था, उस खारिजी के आदेश को, डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा और 5 लाख के लिए दावा फिर आगे चलेगा। लिखा है वेयर अ सूट इज होली और पार्टली dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set the dismissal, कि दावा खारिज करने का जो आदेश है उसे सेट असाइड कर दो और आदेश को समाप्त कर दो आप। एंड इफ ही satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called down for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. अब तुमने कारण बता दिया, तो न्यायालय ने जो आपका दावा खारिज करने का आदेश किया था, उस खारिजी के आदेश को समाप्त कर देगा और दावा फिर से सुनवाई में ले लिया जाएगा। ठीक है। अब प्रतिवादी की ऐसी वो वादी का दावा खारिज हो गया तो वादी खड़ा हो जाएगा मुंह उठा के कि आवेदन लेके आएगा। तो उसके आवेदन को हम सुनेंगे कि नहीं? क्या आवेदन लाएगा कि आपने मेरा दावा खारिज करने का जो आदेश किया है, उस आदेश को आप समाप्त कर दें और मेरे दावे को फिर से सुनवाई में ले लें। ठीक है ना। तो उस आवेदन पर न्यायालय सुनवाई करेगा, एप्लीकेशन पर,
और अगर वादी न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि वो क्यों नहीं आ पाया था, तो वो जो खारिज करने का आदेश था, डिसमिसल का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को ख़त्म करके दावा फिर से सुनवाई में ले लिया जाएगा। लेकिन जब तक प्रतिवादी की आपत्तियों को सुनने का उसे अवसर न दे दिया जाए, तब तक इस नियम के तहत कोई आदेश नहीं। अच्छा ये बता, प्रतिवादी को सुने बिना नहीं किया जाएगा या प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा? सुने बिना मत लिखना, सुनोगे तब जब वो सुनाएगा तुम्हें, सुनेगा तो तब जब तुम जो सुनाएगा, जब उसका मन होगा तब सुनाएगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। सुनवाई का है ना, सुनवाई नहीं, सुनवाई तो तब करोगे जब वो सुनाएगा, तो सुना ही नहीं रहा किसी को, नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अच्छा अब आइए, 3 प्लेंटिफ थे, एक गैर हाजिर, 2 हाजिर। कॉमन सेंस लगाओ, 2 के लिए दावा चलेगा, 1 के लिए डिसमिशन डिफॉल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? पढ़ो क्या लिखा है। Where there are more plaintiffs than one and one or more of them appear, 1-2 हाजिर हो गए हैं, and the others do not appear, बाकी के हाजिर नहीं हुए, the court में, न्यायालय चाहे तो at the instance of the plaintiff or plaintiffs appearing permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared or make such order as it thinks। 5 वादी थे, 2 हाजिर, 3 गैर हाजिर। अब दावा ऐसा है, उन 2 ने कहा कि हम ही चला लेंगे, 3 को की हाजिरी के लिए क्या जरूरत है। न्यायालय को लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, तो उन 2 को ही सुन के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन न्यायालय को लगा नहीं, 5 को होना चाहिए, आए 2 ही हैं, तो 3 के लिए सूट डिसमिस और 2 के लिए वो आगे चलेगा, ऐसी लिखा है। और अन्य ऐसा आदेश जो है ठीक समझे कर सकेगा, जैसा न्यायालय को ठीक लगे। इज दैट क्लियर? चलो पढ़ लो 10 को। ठीक है, अब आगे कई प्रतिवादी थे, 5 प्रतिवादी थे, 2 हाजिर हो गए, 3 हाजिर नहीं हुए, क्या करें? जो हाजिर नहीं हुए उनके खिलाफ एक्स पार्टी। लेकिन ये तो देख लो समन तामील हुए नहीं हुए हैं, और ये साबित हो गया कि समन उन पे तामील हो गए थे, तब क्या करें? पढ़ो क्या लिखा है। Where there are more defendants than one, प्रतिवादी 1 से ज़्यादा है, and one or more of them appear, 1 या उससे अधिक appear हो गए, and the others do not appear, और जो बचे हुए हैं वो हाजिर नहीं हुए, the suit shall proceed, दावा आगे चलेगा, and the court shall, और न्यायालय करेगा क्या? at the time of pronouncing judgment make such order as it thinks fit with the respect to the defendants who do not appear, तो उनके बारे में जो हाजिर नहीं हुए, न्यायालय जो ठीक समझे वो आदेश पारित करेगा। हाँ भाई, कुछ दिक्कत नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़ो, पढ़ लो इसको 11 को। हो गया, आगे बढ़े। चलो 12 पढ़ो। अब समन में ये लिखा जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, है ना,
लेकिन एक नियम ये भी है, आगे कहीं आएगा बता देंगे, आ भी चुका है। न्यायालय कई बार ये कह देता है कि नहीं, वादी को व्यक्तिगत रूप से स्वयं हाजिर होना होगा, नॉट थ्रू एडवोकेट, है ना, या प्रतिवादी को स्वयं हाजिर होना होगा। ऐसा तो समन में लिखा है स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन न्यायालय ने आदेश किया है कि नहीं, पक्षकार की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक, और वो व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होता है। पढ़ो क्या लिखा है। अरे पिछले रूल पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं, इन रूल्स में से कहीं ना कहीं तो वो कवर होगा, जहाँ वो कवर होगा वहीं उससे गवर्न कर देंगे, वही रूल उस पर अप्लाई हो जाएगा। क्या लिखा है, वेयर अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हु हैज बीन ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया गया है, डज नॉट अपीयर इन पर्सन, और वो व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होता है, और शो सफिशिएंट कॉज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर फेलिंग सो टू अपीयर, या वो नहीं आया तो कारण बताए कि क्यों नहीं आया, लेकिन वो कारण भी नहीं बता पाया कि क्यों नहीं आया, तब क्या करें। He shall be subject to all provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendants respectively who do not, पिछले जहाँ नियमों में वो कवर हो जाएगा। वादी है, दावा खारिज हो जाएगा, प्रतिवादी है, एक पक्षी हो जाएगा, या उसका राइट क्लोज कर देंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। प्रतिवादी हाजिर हो जाए तो फिर एक पक्षी रूप से नहीं सुना जाता, ये कल भी बताया था तुमने। तामील हो गई, हाजिर नहीं हुआ तो एक पक्षी, तामील हो गई, हाजिर भी हो गया, लेकिन जवाब दावा पेश नहीं कर रहा, एक पक्षी, उसका राइट स्ट्रक डाउन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 9-13 पढ़ लो, मेंस में काम आएगा। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री हो गई क्योंकि वो हाजिर नहीं हुआ, समन तामील हो गए थे, है ना, हाजिर नहीं हुआ और उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हो गई। अगला धनी क्या करे, कॉमन सेंस लगाओ, बेर एक बाद में पढ़ाना। क्या करे वो, क्या करे, एप्लीकेशन दे, ये बताए कि वो क्यों हाजिर नहीं हो पाया था, न्यायालय उसके द्वारा बताए गए कारणों से संतुष्ट है, तो वो जो एक पक्षीय डिग्री उसके खिलाफ पारित की गई थी वो सेट असाइड कर दी जाएगी और फिर से सुनवाई का मौका दे दिया जाएगा, है ना। पढ़ो क्या लिखा है। इन एनी केस इन विच अ डिग्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिग्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर, आवेदन देगा कि आपने मेरे विरुद्ध जो एक पक्षीय डिग्री पारित की है, कृपया उस डिग्री को समाप्त कर दें, खारिज कर दें और मुझे सुनवाई का मौका दें, अवसर दें। ही में अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिग्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट इट असाइड एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट, तो न्यायालय का समाधान कर देता है क्या, दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि समन उचित समय में तामील नहीं हुए थे, समन उचित समय में तामील नहीं हुए थे, और दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर, या वो किसी अन्य पर्याप्त कारण से न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय हाजिर नहीं हो पाया था। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, न्यायालय आदेश कर सकेगा क्या, कि एक पक्षी जो डिग्री उसके विरुद्ध पारित की गई है वो सेट असाइड कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। और क्या लिखा है, एक पक्षी डिग्री जो प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की गई है वो समाप्त कर दी जाए। कॉस्ट वॉस्ट लगा सकते हो उसमें क्या, पढ़ लो। ठीक है, एक पक्षी डिग्री खारिज कर दी जाएगी
और फिर दावा रेगुलर सुना जाएगा, उसे जवाब दावा वगैरह जो भी लाएगा फिर वो रेगुलर सुना जाएगा, उसके लिए डेट फिक्स कर दी जाएगी। चार डिफेंडेंट थे, चारों में से एक भी अपीयर नहीं हुआ, डिग्री एक्स पार्टी हो गई। अब उन्हें पता लगा प्रतिवादियों को यार एक्स पार्टी डिग्री हो गई, अब तो चलो कोर्ट में, ठीक है। एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए दो लोग आए, दो प्रतिवादी, ठीक है। एक्स पार्टी डिग्री दो के आवेदन पर सेटिस्फाइड हो गई, खारिज हो गई। दो के लिए होगी कि चारों के लिए हो सकती है? पढ़ लो रूल यार। प्रोवाइडेड दैट, तुमने कुत्ता उड़ा दिया यार, चिड़िया तोता तो उड़ रहे थे ठीक थी, कुत्ता ही उड़ा दिया। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह कि वेयर द डिग्री इज ऑफ द नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट ओनली, किसी एक के विरुद्ध वो सेट असाइड नहीं हो सकती। तब क्या लिखा है? इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स ऑल्सो। तो जो हाजिर नहीं है उनके लिए भी एक पक्षीय डिग्री खारिज की जा सकती है, उनके लिए भी खारिज किया। न्यायालय का विवेक है, न्यायालय देखेंगे क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़े। प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड फर्दर और पढ़ लो। तो मैं 1 महीना पहले मालूम थी कि सुनवाई की तारीख ये है ना, दावा पेश हो गया है, अगली तारीख सुनवाई के लिए ये लगी हुई है। प्रतिवादी को मालूम था, लेकिन फिर भी प्रतिवादी बहाने क्या मार रहा है, वो समन सा प्रॉपर टाइम पे सर्व नहीं हो पाए थे। ओ ठीक है, नहीं हो पाए थे, तो मैं सुनवाई की तारीख तो पता थी। हाँ बोलो साहब, जिस दिन दावा पेश हुआ था उसी दिन हमें पता लग गई थी कि अगली सुनवाई कब होगी। ओह, तुम इंतजार कर रहे थे समन आएंगे हम तब जाएंगे, है ना। तुम्हें अगर पता था कि सुनवाई कब है और तुम बहाना ये मार रहे हो कि साहब समन तामील ढंग से नहीं हुए थे, प्रॉपर नहीं हुए थे, प्रॉपर चलो आपने मान लिया प्रॉपर नहीं हुए थे, तुम्हें टाइम कम मिला, लेकिन तुम्हें सुनवाई की तारीख की तो पहले से ही सूचना थी। हाँ सबको तो मालूम थी, फिर एक्स पार्टी डिग्री क्यों सेट असाइड करते हैं हम? पढ़ो सेकंड प्रोविजो। आगे बढ़े। चलो, एक्स पार्टी डिग्री जब आपके खिलाफ हो जाती है तो आपका 2 रेमेडी। पहली रेमेडी तो ये कि एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करा के सुनवाई करा लो। प्रतिवादी कहे एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर दो और हमें सुन लो। एक तो ये रेमेडी आपका, एक रेमेडी और है अपील। अब क्या हुआ कि इधर तो तुम अपील कर आए, अपील अभी पेंडिंग है, तो यार तुमने 9/13 का आवेदन लगा दिया, 9/13 का आवेदन नहीं चलेगा, एक बात। दूसरी बात, 9/13 के आदेश के विरुद्ध तुम अपील में चले गए, अपील डिसाइड हो गई और तुम हार गए। अब तुम आए हो 9/13 का आदेश लेने के लिए, यार क्या तो अपीलाट कोर्ट ने जो कह दिया वो ऑर्डर प्रिवेल करेगा। अच्छा, मान लो अपील हमने पेश कर दी है, अभी पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुई। हमारे मन में है यार कि एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध अपील क्यों कर रहे हैं अपन, अपील विड्रॉ कर ली और वापस 9/13 का आवेदन दिया, क्या 9/13 चल सकता है? पढ़ो एक्सप्लेनेशन। क्लियर नहीं?
ठीक है। 9/13 का एप्लीकेशन आया कि साहब बाती लेके आता है कि साहब हमारे खिलाफ, वो प्रतिवादी कि हमारे खिलाफ एक्सपार्ट डिग्री हो गई है, इसको सेट असाइड कर दिया जाए। न्यायालय के अकेले उसके आवेदन को सुनकर करेगा या प्लेंटिफ को भी सुनवाई का अवसर देगा? पढ़ो 14, नो डिग्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिंग पार्टी। विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना एक पक्षीय डिग्री को खारिज करने का आदेश पारित नहीं किया। ठीक है, नाम से शुरू है एक पक्षीय, एक पक्ष को सुन के, है ना। एक पक्षीय का मतलब क्या है? एक्स पार्टी एक पक्षकार को सुन के ही डिग्री पारित करती है। एक पक्षकार कौन है जिसको सुन के डिग्री बनाई? है ना। हो गया, कल पढ़ाएंगे ऑर्डर 10। जाओ।